तो बहुत दिन हो गए हैं, तो चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को इसके बारे में पता है, चियोन अभी फिलहाल इंपीरियल पैलेस में आया हुआ है सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोगों का पीछा करते हुए। और यहाँ पर आने के बाद उसे सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन इस सब की वजह से चियोन अपने डीमन कल्ट के काफी पुराने मेंबर लेन भी मिल जाती है। इसके अलावा चियोन को वहाँ पर क्रीन का ब्लड भी मिलता है, जिसकी वजह से चियोन ट्रांसेंडेंट रिलम को पार करके अनरिस्ट्रेन्ड रिलम पर पहुंच जाता है। इसके अलावा चियोन जब बेसमेंट में होता है तो वहां पर मिंग एम्पायर का एम्परर भी आ जाता है और वह चियोन का सामना करने के लिए अपने साथ लिम गेहुआ, जिसे कि एम्परर की स्वॉर्ड भी कहा जाता है, उसे भी अपने साथ में लाता है। तो मुझे लगता है कि इतना रिकैप काफी होना चाहिए ताकि आपको पुराने एपिसोड के बारे में याद आ जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो की स्टार्टिंग में चियोन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, मैं यह देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुम कितने लंबे समय तक टिक पाओगे। चियोन के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख एम्ब्रियो रेड यूनिफॉर्म के गार्ड सारे के सारे उनकी हालत खराब हो जाती है और कहने लगते हैं उसकी अपीयरेंस वह एकदम से पूरी तरह से बदल गई। चियोन तुरंत ही अपने हाथ का इशारा ऊपर की तरफ करता है और हमें लिम गेहुआ को दिखाया जाता है, वह भी चियोन को ऐसा करते हुए देख रहा होता है। चियोन तुरंत ही अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और एक ही झटके में जैसे ही अपने हाथ को नीचे की तरफ लाता है तो सामने दिखाया जाता है चियोन के एनर्जी प्रेशर के कारण वहां पर एक तेज गड्ढा हो जाता है और सीधा ही अटैक लिम गेहुआ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि चियोन के इस अटैक को देखते हुए अपने में कह रहा होता है, मैं इसके बारे में मानता हूँ कि वह पावरफुल है, लेकिन वह तो सिर्फ एक स्वॉर्ड का ऑरा था। लिम गेहुआ भी उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख रहा होता है और कहने लगता है आखिर ये किस तरह की ट्रिक है। क्या उसको सचमुच इसके बारे में लगता है कि एक स्वॉर्ड ऑरा वह मुझे किसी भी तरह का इफेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह अपने सामने देखता है उसकी आंखें एकदम से पूरी तरह से खुल जाती है। तुरंत ही अपने हाथ का इशारा करता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है उसकी स्वॉर्ड तुरंत ही उसके हाथ में आ जाती है और बड़ी तेजी से वह अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड को घुमाने लगता है। दिखाया जाता है लिम गेहुआ ने अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना दिया होता है, जिसे देखकर वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वह इसे देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं यह तो असेंस स्वॉर्ड मैनसिव स्वॉर्ड बैरियर है। यह स्वॉर्ड बैरियर, इसके ऊपर जितना भी फोर्स लगेगा यह उस सभी को डिफ्लेक्ट कर सकता है। स्वॉर्ड बैरियर इतना ज्यादा कैपेबल है, डिफ्लेक्ट कर सकता है सारे हिट्स को। लेकिन लिम गेहुआ जैसे ही अपने सामने देखता है उसकी आंखें और भी ज्यादा खुल जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि दिखाया जाता है उसके बैरियर के आर पार चियोन की स्वॉर्ड आ गई होती है और वह सीधा ही लिम गेहुआ के साइड से निकलती है। लिम गेहुआ बड़ी मुश्किल से अपने आप को उससे बचा पाता है। जैसे ही वह स्वॉर्ड पीछे जाकर लगती है तो वहाँ पर एक तेज ब्लास्ट होता है। चियोन अभी भी लिम गेहुआ की तरफ ही देख रहा होता है। जितने भी लोग सामने खड़े हुए थे वह सामने देखकर कुछ चौंक जाते हैं और सारे लोग उस ब्लास्ट को देखते हुए कहने लगते हैं चाहे यह पावर यह कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी स्वॉर्ड बैरियर के कारण कोई भी अटैक हो वह वहीं पर ही तितर बितर हो जाना चाहिए था। लेकिन इतने में दिखाया जाता है लिम गेहुआ के एक हाथ को जिससे उसने स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी वह एक ही झटके में कटकर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से लिम गेहुआ वह एक जोरदार चीख मारता है। लिम गेहुआ इस स्वॉर्ड को देखते ही कहने लगता है यह तो फॉर्मलेस स्वॉर्ड थी, लेकिन जैसे ही वह सामने देखता है तो और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि चियोन को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उसके पीछे आ गया होता है। लिम गेहुआ वह भी उसे नोटिस कर लेता है और तुरंत ही चियोन के ऊपर पीछे घूमकर अटैक कर देता है। लेकिन चियोन कोई पागल तो है नहीं जो इसी तरह से अपने ऊपर अटैक होने देगा। तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा लेता है और लिम गेहुआ का हाथ वह चियोन की गर्दन तक पहुंच पाता उससे पहले ही चियोन अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड कोड़ते हुए दिखाया जाता है और चियोन के हाथों में भी ब्लड लगा हुआ था। एम्परर जैसे ही सामने की तरफ देखता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि लिम गेहुआ उसकी गर्दन को चियोन ने काट दिया होता है। चियोन उसके सर को टच करते हुए कहने लगता है मेजेस्टी के वर्ड वह बिल्कुल सही थे और दिखाया जाता है लिम गेहुआ की गर्दन में पूरी तरह से अलग हो जाती है। एम्परर को इसे सुनते ही कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके पूरी तरह से पसीने छूटने लगते हैं। चियोन काफी खतरनाक निगाहों से एम्परर की तरफ देखने लगता है और कहता है परोपकार वह ऐसी तरह से जारी रहे तो इसे अधिकार समझने की भूल की जा सकती है। रैन जैसे ही लिम गेहुआ को मरते हुए देखती है तो अपने मन में कहने लगती है हे मेरे भगवान, आखिर इस धरती पर क्या हो रहा है। लिम गेहुआ जो कि कितने सालों से इसी तरह से जिंदा था, मैं तो सोच रही थी कल्ट लीडर के लिए वह काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन कल्ट लीडर ने उसे बड़ी आसानी से अपने कंट्रोल में करके उसके ऊपर काबू पा लिया। शैडो एम्परर वह भी चियोन की तरफ देख रहा होता है और अपने में कहने लगता है इस समय पर उनकी मार्शल आर्ट है सचमुच अनबिलीवेबल तौर पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ से च्योंगसू वह भी चियोन की इस तरह की पावर को देख रहा होता है और अपने में कहने लगता है यह सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जब मैंने पहली बार मुरिम अलायंस के लीडर उनका सामना किया था
तब मैंने सीक्रेट गार्ड्स को देखा था, तो मुझे उस समय पर भी इसी तरह से काफी ज्यादा एक्साइटिंग फील हुआ था। उसे इस तरह से कुचलना जैसे कि वह महज एक थर्ड लेवल का वॉरियर हो। अगर मैं कहीं पर गलती नहीं कर रहा हूँ तो वह जरूर फॉर्मलेस स्वॉर्ड होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि वह एक डिवाइन मास्टर है। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नैनो मशीन के मार्शल आर्ट रिलम के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले पर आता है थर्ड रेट, उसके बाद सेकंड रेट और फिर फर्स्ट रेट। चौथे नंबर पर आता है पीक एडसेंट, पांचवे पर ट्रांसेंडेंट, छठा अनरेस्टिंग रेलम, सातवां परफाउंड रेलम, आठवां लाइफ और डेथ रेलम और 9वें नंबर पर आता है नेचुरल रेलम। 10वें नंबर पर आता है वर्ड रेलम और 11वें पर आता है विल रेलम। और लास्ट में जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, जो कि पूरी तरह से अननोन है। इस रेलम के बारे में अभी तक इस सीरीज में ऑफिशियली तौर पर नहीं बताया गया है। आप मान सकते हो कि इनमें टोटल 11 ही रेलम है और 11वां है विल रेलम, जिसे कि आप रेलम ऑफ द गॉड भी कह सकते हो। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सारे लोग सुनते हैं डिवाइन मास्टर, वह सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। सभी लोग अपने मन में कहने लगते हैं यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। शियो ताइशी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है, या सचमुच ऐसा कोई रिलम एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ से एम्परर, उसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी और अपने मन में कहने लगता है आखिर ये मैंने क्या कर दिया। मैंने जस्टिस फैक्शन का फायदा उठाने के चक्कर में अपने सीक्रेट गार्जियन को पूरी तरह से खो दिया। इतने में च्योन को दिखाया जाता है, जो कि चलते हुए उसी के पास आ जाता है। एम्परर जैसे ही च्योन को देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। च्योन उसे कहने लगता है क्या तुम मुझसे डर रहे हो। एम्परर च्योन को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है नहीं, ग्रेट मिंग एम्पायर का एम्परर, जो कि सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर रूल करता है, आखिर वह डीमन कल्ट के लीडर उससे इस तरह से पीछे कैसे हट सकता है। और तुरंत ही च्योन से कहने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, तुरंत ही मुझसे दूर जाओ। च्योन एम्परर से कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी का नाम सुनते ही एम्परर कहने लगता है क्या तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। च्योन तुरंत ही उसके पास आ जाता है और उसके पास आते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा अपमान। च्योन तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाने लगता है, जिसकी वजह से एम्परर को दिखाया जाता है उसे कुछ ही समझ में नहीं आता। च्योन ने एम्परर को ऊपर उठा लिया होता है। योंगजो जैसे ही एम्परर की इस तरह की हालत को देखता है, तुरंत ही च्योन की तरफ अपनी स्वॉर्ड को कर देता है और च्योन से कहने लगता है तुरंत ही एम्परर को नीचे छोड़ो। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही दिखाया जाता है उसकी गर्दन के ऊपर एक स्वॉर्ड आकर रख जाती है। यह होता है शैडो मास्टर, जो कि योंगजो से कहने लगता है तुम मेरे लॉर्ड की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिर भी इसी तरह से जमीन पर गिरे जैसे अभी सीक्रेट गार्जियन का गिरा था। इसके बाद शियो ताइशी को दिखाया जाता है, जिसने कि तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की। और दिखाया जाता है वह तुरंत ही बिल्कुल च्योन के पास में पहुंच गया होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन अगले ही पल वह जैसे आगे बढ़ पाता उससे पहले ही दिखाया जाता है फ्लेम की एक दीवार बिल्कुल उसके सामने बनकर तैयार हो जाती है, जो उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। रैन उससे कहने लगती है अगर तुम सचमुच जीना चाहते हो बेवकूफी वाला काम कुछ भी मत करो शियोजिन। शियो ताइशी से देखते ही रैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतने में एम्परर को दिखाया जाता है, जिसे सामने से आवाज आती है क्या तुमने कहा इंसल्ट। च्योन हंसते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है जैसे कि तुम उस जगह पर खड़े हुए हो जहाँ पर मुझे मेजेस्टी तुम्हारी इंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी। एम्परर जैसे ही इस बात को सुनता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ से शियो ताइशी अपने सभी लोगों से कहता है जल्दी से तैयार हो जाने के लिए, और सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिर ये तुम मेजेस्टी के साथ क्या कर रहे हो तुम कमीने बास्टर्ड। हमें अपने मेजेस्टी उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और अपने सभी लोगों से कहने लगता है यहाँ पर वह केवल 5 है, क्या तुम सभी लोग मेजेस्टी का इस तरह से अपमान होते हुए देखना चाहते हो। तुरंत ही सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि च्योन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ गए होते हैं और च्योन से कहने लगते हैं तुम डीमन कार्ड के बादशाह, जितना जल्दी हो सके हमारे एम्परर को नीचे छोड़ो। लेकिन च्योन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहने लगता है यहाँ पर कितना ज्यादा शोर हो रहा है, और एक ही झटके में उन सभी के ऊपर अपने ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उनमें से कोई भी ना चाहते हुए भी जमीन पर चिपका हुआ होता है। शियो ताइशी अपने मन में जमीन पर पड़े हुए कह रहा होता है इतनी ज्यादा ट्रू एनर्जी के साथ वह सचमुच कोई ह्यूमन नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ से एम्परर जैसे ही वह भी इस चीज को देखता है उसकी भी हालत खराब हो जाती है। च्योन उससे कहने लगता है तो लास्ट में अब थोड़ा सा सुकून मिला। दूसरी तरफ से एम्परर कह रहा होता है क्या सचमुच एक नॉर्मल पर्सन ऐसा करने में भी कैपेबल हो सकता है। च्योन उससे कहने लगता है तो क्या हमें अब अपनी
बातचीत को जारी रखना चाहिए। नॉन अग्रेशन थ्रेट वह फाउंडिंग एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए था और तुम्हें इसके बारे में पता लगा कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है जो तुमने नॉन अग्रेशन थ्रेट उसे तोड़ दिया। एम्परर इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, मेरे पास यहाँ पर इसमें हामी बनने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इसके जैसा कोई मॉन्स्टर वह मुझे एक ही झटके में यहीं पर मार सकता है, हालांकि मैं इस तरह से नहीं हार सकता। इसके बाद एम्परर चियॉन से कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम जिस तरह के काम यहाँ पर कर रहे हो तुम उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनसे डील कर पाओगे? मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है तुम्हारे कल्ट के जितने भी बचे हुए लोग हैं वह तुम्हारी तरह के एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट नहीं होंगे। चियॉन इसे सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि तुम इस तरह की बात मुझसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता है कि तुम्हारी जान मेरे हाथों में है? एम्परर वी से सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चियॉन से कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी कम मत आको, तुम्हें अच्छी तरह से इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम मुझे मार देते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसलिए तुम मुझे जान की धमकी ना दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसे सुनते ही चियॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही एम्परर की गर्दन पर अटैक कर देता है। इसे देखते ही योंगजू के साथ साथ प्रिंस चेन दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है चियॉन की स्वॉर्ड को जिसके ऊपर से ब्लड टपक रहा होता है। इसके बाद एम्परर को दिखाया जाता है जिसके गले पर एक कट लग गया होता है, लेकिन एम्परर अभी तक जिंदा था। चियॉन एम्परर से कहने लगता है, जहाँ पर अगर हमारा एक दांत गिर जाता है तो वहाँ पर जल्द ही नया दांत उग जाएगा। यही बात सम्राट की पोजीशन के ऊपर भी लागू होती है। एम्परर इसे सुनते ही कहने लगता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो चियॉन तुरंत ही जोर से प्रिंस चैन का नाम लेता है। इसे सुनते ही प्रिंस चैन वह भी काफी सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ से चियोंगसू जैसे इस बात को सुनता है वह भी इसे सुनते ही काफी सरप्राइज हो जाता है। प्रिंस चैन को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, अभी अभी वह आखिर किस बारे में बात कर रहा है? उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह तख्ता पलट की बात कर रहा है। क्या सचमुच इंपीरियल हाइनेस उसने डेमोनिक कल्ट के साथ हाथ मिलाया था? फिर भी मुरिम अलायंस जो कि पूरे समय पर सोल किंग का सपोर्ट कर रही थी, अगर इस सिचुएशन में इंपीरियल हाइनेस उनको मार दिया जाता है और प्रिंस चैन अगर वह नए एम्परर बन जाते हैं तो यह सिचुएशन काफी ज्यादा भयानक हो सकती है। और चियॉन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे पास इस व्यक्ति को रोकने के लिए बिल्कुल भी पावर नहीं है। भले ही सभी 17 मास्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर भी मुझे नहीं लगता वह लोग इसके खिलाफ जीत पाएंगे। मैंने आज तक कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज्यादा पावरलेस महसूस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है, तो यह सचमुच एक ट्रू एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अब पता चल रहा है कि फाउंडिंग एम्परर आखिर वह इसके बारे में क्यों कहते थे कि मैं कभी भी नॉन अग्रेशन थ्रेट उसे नहीं तोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ है। इस व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा पावर है कि यह मुझे एक ही झटके में मार सकता है और प्रिंस चैन को मेरी जगह पर बैठा सकता है। मुझे इसके बारे में पता है कि उसे इसके बारे में अच्छे से पता है कि अगर वह मुझे यहीं पर मार देता है तो इससे एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो सकती है। और चियॉन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझसे कुछ चाहता है? डेमोनिक कल्ट का लीडर, लेकिन आखिर वह क्या हो सकता है? वह आगे कुछ बोल पाता इतने में दिखाया जाता है प्रिंस चैन जो कि चियॉन और एम्परर के बीच में आ गया होता है। चियॉन प्रिंस चैन से कहने लगता है, आखिर ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? प्रिंस चैन जो कि पूरी तरह से कांप रहा होता है, साथ ही उसके पसीने छूट रहे होते हैं, चियॉन से कहने लगता है, डेमोनिक कल्ट के लीडर आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए। मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है आप उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। हालांकि आपने जो मुझसे वादा किया था, क्या वह 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट उनके लोगों को रोकने का प्लान के बारे में नहीं था? एम्परर जैसे ही सुनता है 6 सर्कल ऑफ मार्शल आर्ट वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या वह एक नया ग्रुप नहीं है जो कि नॉन अग्रेशन थ्रेट उसका हिस्सा बनना चाहता है? चियॉन चैन से कहने लगता है कि मैंने अपने वादे को निभाया है। प्रिंस चैन इस पर कहने लगता है, लेकिन आपको एम्परर को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह सब कुछ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एम्परर उनको सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। चियॉन इस पर कहने लगता है, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैं अभी फिलहाल इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी को भी सच्चाई एक्सप्लेन करूँ। अगर तुम मेरे रास्ते से अभी नहीं हटते हो तो मैं तुम्हें हटने के लिए मजबूर कर दूंगा। प्रिंस चैन इस पर कहने लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप एम्परर को मारने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा। चियॉन उसे सुनते ही प्रिंस चैन को घूरने लगता है और अगले ही पल दिखाया जाता है अपने हाथ का इशारा करता है और कहने लगता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो, और प्रिंस चैन के पैर को वहीं पर तोड़ देता है।
प्रिंस चैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि च्योन वह उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है, लेकिन च्योन यहीं पर नहीं रुकता है, तुरंत ही अपने हाथ का इशारा करता है जिसकी वजह से प्रिंस चैन का पैर और भी ज्यादा ट्विस्ट हो जाता है और साथ ही उसके पैर की हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है, जिसकी वजह से प्रिंस चैन एक जोरदार चीख मारता है। च्योन प्रिंस चैन से कहने लगता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम एम्परर बनना चाहते हो। जब तक एम्परर वह जीवित रहता है तुम कभी भी एम्परर नहीं बन सकते। एम्परर इसे सुनते ही अपने आप में कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस हद तक आगे बढ़ जाएगा। यह पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट उससे काफी ज्यादा अलग है। तो सचमुच डीमन कल्ट के लोग वैसी तरह के होते हैं। इतने में प्रिंस चैन को दिखाया जाता है जो कि च्योन की तरफ देखने लगता है। एक ही झटके में प्रिंस चैन वह च्योन के पैरों को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, डीमन कल्ट के लीडर च्योन, आपको अपने गुस्से को शांत करना होगा और इंपीरियल मेजेस्टी उसके ऊपर दया दिखानी पड़ेगी। च्योन इसे सुनते काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे दोनों पैर वह काफी नहीं थे, तुम मुझे इस तरह से ऑर्डर कैसे दे सकते हो? प्रिंस चैन जो कि च्योन को रुकने के लिए कह रहा होता है, च्योन तुरंत ही उसके हाथों के ऊपर भी अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन च्योन कुछ कर पाता उससे पहले ही एम्परर वह च्योन को रुकने के लिए कहता है और उसे कहने लगता है, मैं हार गया, तुम जो भी चाहते हो मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए प्रिंस चैन के ऊपर दया दिखाओ, नहीं मेरे बेटे के ऊपर। जितने भी लोग च्योन के प्रेशर के नीचे थे वह सभी इसे देखते ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, इंपीरियल मेजेस्टी आखिर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ से च्योन जैसे ही इस बात को सुनता है वह काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है, तो फिर ठीक है। च्योन तुरंत ही एम्परर को नीचे फेंक देता है और उसे कहने लगता है, मैं 2 दिन के बाद जियोनान पैलेस के अंदर अपनी कंडीशन को बताऊंगा, तो इसलिए ऑफिसिएशन के लिए इंपीरियल शील्ड को तैयार रखना। इंपीरियल शील्ड का नाम सुनते ही एम्परर अपने मन में कहने लगता है, क्या वह मुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहता? क्या वह कुछ बातचीत करने की सलाह में नहीं था? च्योन एम्परर से हंसते हुए कहने लगता है, काफी शर्म की बात है कि इस लड़ाई के दौरान तुम्हारे पर्सनल गार्ड उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह ड्यूल यह काफी ज्यादा मजेदार था। इतना कहते ही च्योन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही वहां से चल देता है और अपने सभी लोगों से कहने लगता है, तो चलो चलते हैं, जिस पर वह सभी लोग वह भी हमें जवाब देते हैं। पर उसे जाते हुए देख अपने मन में कह रहा होता है, डीमन डिवाइन कल्ट लीडर वह कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे कि मैं प्रवोक कर सकूं, और अपने लोगों से कहने लगता है, आखिर तुम सभी लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे बेटे को फिजिशियन के पास लेकर जाओ। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट डे प्रिंस चैन का स्टार पैलेस दिखाया जाता है। इसके बाद इस पैलेस के अंदर दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि प्रिंस चैन के पास आया हुआ होता है। यह होता है साउथर्न मिलिट्री जनरल योंग नाम ग्योंग, जो कि च्योन से आते हुए पूछने लगता है, इंपीरियल हाइनेस क्या वह ठीक है? प्रिंस चैन इसे सुनते ही कहने लगता है, क्या तुम्हें देखने से क्या लगता है? मैंने इससे पहले कभी भी इतने ज्यादा दर्द को महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि अब मैं पूरे 1 महीने तक चल भी नहीं पाऊंगा। फिर वह इतना ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है? इसके बाद उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर च्योन वह चैन से कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा जिद्दी हो, और टेलीपैथी के थ्रू प्रिंस चैन से कहता है, इसमें थोड़ा सा दर्द होगा, तो इसका मतलब है कि इसके पैर टूटना। यह बात भी पहले ही इन दोनों की मिली भगत थी। जनरल वह प्रिंस चैन से कहने लगता है, यह तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आपके टेंडन और आपके लिगामेंट वह पूरी तरह से ठीक है। प्रिंस चैन इस पर कहने लगता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, फिजिशियन ने कहा बोन्स अगर वह एक बार वापस जुड़ जाती है तो इससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। मुझे तो इसके बारे में भी समझ में नहीं आ रहा, क्या मुझे इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करना चाहिए? और साथ ही अपने मन में कहने लगता है, खैर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जब तक मेरा इलाज चल रहा था तब तक एम्परर वह पूरे समय मेरे पास खड़ा हुआ था, और साथ ही उसने पहली बार मुझे बेटा कहकर बुलाया, तो इसका मतलब है कि मैंने उसके विश्वास को जीत लिया है, तो इसलिए मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसके बाद प्रिंस चैन वह सामने खड़े जनरल से कहने लगता है, वैसे भी डैनो फेस्टिवल के दौरान मैं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। जनरल इस पर कहने लगता है, यह तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वह समय यह सिर्फ 1 महीने के लिए है, इसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मुझे तो इस बात की चिंता ज्यादा थी कि क्या तुम फिर कभी पहले की तरह चल भी पाओगे या फिर नहीं। मुझे इस बात की चिंता थी कि डीमन कल्ट के लीडर उसने तुम्हारे पैरों के साथ क्या किया होगा। प्रिंस चैन इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, मुझे इसके बारे में पता है कि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी कि डीमन कल्ट के लीडर की मैं इस जगह पर हेल्प लूंगा। मुझे नॉर्थर्न मिलिट्री जर्नल उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन यह एक प्लान था जिसे कि काफी जल्दबाजी में बनाया गया था, तो इसलिए अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंस चैन वह आगे कहने लगता है, मुझे उसके बारे में हर चीज पसंद है, वह काफी ज्यादा अच्छा पर्सन भी है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी वह कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है? साउथर्न मिलिट्री जर्नल, आपको क्या लगता है कि क्या मैं
ठीक नहीं कह रहा हूँ। लेकिन साउथर्न मिलिट्री जनरल उसे कुछ भी ना बोलते हुए देख चैन उसे कहने लगता है, आखिर एकदम से तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग वह एकदम से कैसे उड़ गया? मिलिट्री जनरल इस पर प्रिंस चैन से कहने लगता है, आपको एक बार अपने पीछे देखना चाहिए। पीछे का नाम सुनते ही प्रिंस चैन उसे कुछ ही समझ में नहीं आता तो पीछे दिखाया जाता है जॉन को, जो कि खतरनाक आवाज में प्रिंस चैन से कहने लगता है, मैं तो सोच रहा था कि यह काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा दिखता है? प्रिंस चैन, आपको इसके बारे में क्या लगता है? और प्रिंस चैन की उसकी अपीयरेंस को महसूस करते प्रिंस चैन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।